अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म। हम ले आए हैं आईसीसी क्विक रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज साउंड। साउंड को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। आज वी विल बी कंप्लीटिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड, नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द साउंड पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, लेट मी गिव यू अ चैलेंज। यू हैव टू कीप योर माउथ शट जस्ट फॉर 5 सेकंड। अपने आप को शांत रखना है 5 सेकंड के लिए। सो लेट्स गो। तो जब आप 5 सेकंड तक चुप थे तो इज देयर रियल साइलेंस? क्या आसपास की आवाजें आ रही थी या नहीं आ रही? तो बिल्कुल आ रही होंगी बच्चों। पंखे का चलना, एसी का चलना, किसी ने कोई बुक गिरा दिया, किसी ने कोई कॉपी गिरा दिया। तो जब आप खुद चुप थे पर फिर भी दुनिया में शांति नहीं थी, तो अपने मन के अंदर शांति लाइए और तैयार हो जाइए साउंड पढ़ने के लिए। ग्रैब योर कॉपी, ग्रैब योर पेन एंड लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ साउंड। तो साउंड के अंदर हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है एब्सोल्युटली वो है साउंड। आप सभी को पता है कि सर साउंड क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर साउंड होता क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये आपको पहले ही पता है। तो सर देख लेते हैं कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्लास 10 के अकॉर्डिंग क्या है साउंड। तो सर साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो सर कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो इट इज ड्यू टू माय वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट कर रहा है एंड देन यू आर एबल टू लिसन टू। आगे देखते हैं सर हमें किन फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देती है और किस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तो अगर हम बात करें तो सर हमारा जो रेंज होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी कि 20 हर्ट्ज का साउंड द मिनिमम रेंज एंड 20,000 हर्ट्ज का साउंड है वो मैक्सिमम रेंज। इससे ज्यादा नहीं सुनाई देगा 20,000 हर्ट्ज से और ना 20 हर्ट्ज से कम का सुनाई देगा, राइट। सो द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी या ऑडिबल रेंज। तो सर यही बात यहाँ पे हमने बताया कि सर ये हो गया आपका ऑडिबल रेंज। अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का है तो उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। अगर कोई साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का है देन वी विल कॉल इट एज अल्ट्रासोनिक साउंड। आई गेस ये समझ में आ गया है। और सर इफेक्ट ऑफ हियरिंग होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई आपके दादाजी हैं या दादी जी हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ साथ कम सुनाई देने लगता है। आपको ऊंचा बोलना पड़ता होगा या फिर उन्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी नहीं सुनाई देती। इट इज ड्यू टू ओल्ड एज। जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारे कान थोड़े से कमजोर होते जाते हैं, देन वी कांट हियर फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आगे चलते हैं और इस कहानी को और पढ़ाते हैं। लेट्स सी कि सर इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड में वो हमें तो नहीं सुनाई देता, पर क्या किसी को नहीं सुनाई देता या कोई प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक साउंड में तो सर इंफ्रासोनिक साउंड का एग्जांपल है एलिफेंट, व्हेल। ये जो एनिमल्स हैं ये इन सोनिक वेव्स यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। सो दे कैन हियर दीस साउंड्स एंड दे कैन आल्सो प्रोड्यूस दीस साउंड्स। आगे चलें अल्ट्रासोनिक में। सो हमारे पास सर बैट है। बैट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सही, बैग अपना, जैसे आप देखते होंगे कि बैग जो है रात में ट्रैवल करता है ना, रात में एक जगह से दूसरे जाता है, तो भाई ये भी तो है कि रात में दिखेगा कैसे उसे। तो दे यूज अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में लोग आगे और ध्यान से पढ़ेंगे। सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट एक दे रखा है, देखो क्या, बोथ द अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक आर inaudible to human beings, but they both travel in a media with the same speed as that of the audible sound। यानी कि सर जो हमें आवाज सुनाई देती है उसकी स्पीड और जो आवाज हमें नहीं सुनाई देती है उसकी स्पीड दोनों ही सेम ही है। आगे चलते हैं इसमें और हम लोग पढ़ रहे हैं some of the most important terms related to the study of sound waves। तो सर पहला है एम्पलीट्यूड। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर एम्पलीट्यूड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक वेव है, ये वेव, तो सर द मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिर द मैक्सिमम डिस्टेंस that a wave travel perpendicularly from its mean point, इसी को आप कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड। एग्जांपल बताओ सर, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ये सारे डिस्टेंसेस वेव ने ट्रैवल किए, बट द मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये नेगेटिव में भी हो सकता है सर, पॉजिटिव में भी हो सकता है। कोई डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडिया द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडिया ऑन और पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लेंथ का ऐसा ही सर क्या होता है, लेंथ का ऐसे यूनिट है मीटर, तो एम्पलीट्यूड का भी ऐसे यूनिट मीटर ही होगा। आगे चलते हैं, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, लोग टाइम पीरियड भी जनरली समझ लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें टाइम पीरियड, सर एक वेव को बनने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ वेव। समझ में आया? अगर एक वेव बनता है तो ये वेव बनने के लिए जो टाइम लगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। देख लेते हैं सर, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम to complete its one vibration बोलो, one oscillation बोलो, one wave बोलो, फिर तीनों ही सेम चीज होता है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको सर कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ये टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? सेकंड होगा। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। आगे चल के फ्रीक्वेंसी, अब देखो बच्चों को दो चीजें बहुत कंफ्यूज करती है समझते हैं। पहला तो होता है कि सर टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो टाइम पीरियड हमने समझ लिया कि सर एक वेव बनने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? एक
सेकंड में कितना वेव बन रहा है, एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है, उसे हम कहेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हमने पढ़ा जैसे 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में 20 वेव्स बन रहे हैं, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एक सेकंड में 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इट इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना वेव बनेगा उसे हम कहेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी। जैसे टाइम पीरियड t था, उसी तरीके से हम बात करें फ्रीक्वेंसी f होता है, उसका रिलेशन होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसका रिलेशन होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा हर्ट्ज। क्या होगा बच्चों, हर्ट्ज। देखिए यहां हमने दे रखा है सर, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। आई गेस अब इसके बाद आज के बाद से तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी कि सर टाइम पीरियड क्या है, सर फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर तुमने इस चीज को ध्यान से समझा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर हमें समझ आ। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सर वेव लेंथ क्या होता है। अब हमें जानना है सर वेव लेंथ क्या है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है सर, वेव यहां से चाहे यहां पे कितना सर इसकी दूरी को द लेंथ ऑफ द वेव है ना। जैसे देखिए सर ये हमारे पास एक वेव है, राइट। तो वेव यहां से चाहिए, ठीक है, और ये ऐसा है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया सर एक वेवलेंथ, ये क्या हो गया वन वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग किससे लेते हैं बच्चों, वेवलेंथ हम लोग लैम्डा से लेते हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग तरीके के वेव होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड और एक ट्रांसवर्स, इसके बारे में आंसर पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो फिलहाल वेवलेंथ आपको जानना है। तो सर वेव के लेंथ को ही वेवलेंथ कहते हैं। तो देखो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। ये फिर इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर, जैसे ये लेंथ है तो अगेन इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा। इस वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लेते हैं। इस सिंबल का नाम क्या है सर, लैम्डा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं सर। वेव लेंथ समझ लिया तो वेव वेलोसिटी भी समझ में आना चाहिए कि सर वेव वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में तो सर वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल्स, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इज वेवलेंथ एंड टाइम टेकन यानी कि टाइम पीरियड, टाइम टेकन यानी कि टाइम पीरियड। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। आगे देखिए एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी और द एम्पलीट्यूड। एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच वेव वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। तो लिख कर जाएंगे बच्चों कि फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं बच्चों और पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया है कि सर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ आप देखिए कि सर जैसे मान लीजिए कि v इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, लैम्डा बाय टाइम पीरियड, लैम्डा बाय टाइम पीरियड। ये हमने आपको लिख के दिखाया था। आगे चलते हैं, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, यस 1 बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि v इक्वल्स टू दिस इज लैम्डा इनटू 1 बाय t। तो इस 1 बाय t की जगह आई कैन राइट इट एज f। तो हम लिख सकते हैं सर v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, v इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। यहां से आपको दो रिलेशन मिलते हैं, एक v इक्वल्स टू लैम्डा बाय t, एक आपको मिलता है v इक्वल टू लैम्डा इनटू f। लेकिन यहां पे हमने आपको लिख के दिखाया है कि सर t इक्वल्स टू 1 बाय f होता है। यहां पे आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए तो आपको यहां पे वैल्यू मिल गया सर v इक्वल्स टू f इनटू लैम्डा, लैम्डा इनटू f। आई होप ये रिलेशन क्लियर हुआ है। सर ये याद रखना कि सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। यही चीज हमने आपको एक वापस से बना करके दिखाई है। आगे चलते हैं हम लोग एंड वेल वी हैव सम ऑफ द डेफिनेशंस। पहला है इसे मैकेनिकल वेव क्या होता है, दूसरा एक हमारे पास इसे नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। तो मैकेनिकल वेव से है दीस वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि सर ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा वेव जो कभी ट्रैवल करेगा तो उस ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। आगे चलिए सर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास साउंड वेव, साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आगे चलिए सर ओशन मूव, एग्जांपल है आपका ओशन वेव मूव थ्रू वाटर टू रीच द शोर। अब मीडियम क्या है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए सर मीडियम आपने यहाँ कह दिया, पर ये मीडियम होता क्या है। तो सर अ मीडियम इज द सब्सटेंस ऑफ मटेरियल इन व्हिच अ वेव विल मूव। एग्जांपल में तो आपसे वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए सर हमारे कानों तक या फिर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, इट इज ड्यू टू द मीडियम ऑफ एयर। क्वेश्चन में है सर वाटर इज द मीडियम। सर क्या साउंड सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, यस। क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, यस। क्या साउंड गैस में ट्रैवल कर सकता है, यस। क्या साउंड इन तीनों कॉम्बिनेशन में ट्रैवल कर सकता है, एब्सोल्युटली यस, है ना। अब हमें देखना है सर इन नॉन मैकेनिकल वेव क्या
The non-mechanical wave can these waves do not require any medium for their propagation. They can travel through space. These waves are also called electromagnetic waves. Example के तौर पे होगा लाइट, रेडियो वेव्स, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी चीजें हमने स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में कवर की हैं। तो सर यहाँ पे आपको नॉन मैग्नेटिक वेव का बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे रखा है कि सर ऐसे वेव्स जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइट, सन से हमारे अर्थ पे लाइट आती है, पर स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं होता है ना, फिर भी लाइट आ जाता है। तो सर ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है, वैसे वेव्स को कहेंगे नॉन मैग्नेटिक वेव। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है, पढ़ के लेके जाना है। और फिर मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव समझ में आ जाए तो हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे, व्हिच इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कैसा? A transverse wave is a wave where the movement of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of it. मतलब सर अगर वेव के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पर ही ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, तो उससे जो वेव बनता है, यानी कि पार्टिकल आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेसेस, दे आर जस्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो परपेंडिकुलरली, तब हम कहेंगे कि सर जो वेव बना वो होगा ट्रांसवर्स वेव। वो क्या होगा सर? ट्रांसवर्स वेव। अगर आप ट्रांसवर्स वेव का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ऊपर वाले साइड को क्रेस्ट कहेंगे, नीचे वाले साइड को ट्रोप कहेंगे, ऊपर वाले साइड को क्रेस्ट, नीचे वाले साइड को ट्रोप कहेंगे। आगे यही देखो क्रेस्ट एंड ट्रोप है। अ क्रेस्ट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव व्हिच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये सर लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, इसके ऊपर अगर सर वेव जाता है तो उसको हम क्रेस्ट कहेंगे। लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस के नीचे कोई वेव आता है तो उसको हम ट्रोप कहेंगे। देखिए यहाँ तो मैंने आपके लिए कीवर्ड दे रखा है, द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, हैज क्रेस्ट यानी कि अप एंड ट्रोप। एग्जांपल कौन के सर? वेव ऑन अ स्ट्रेट वाटर सरफेस या फिर लाइट के बीच में इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। ये आ गया होगा समझ में, हम चलते हैं और समझते हैं। सर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने दिया कि सर स्ट्रिंग के साथ अगर आप करोगे तो द स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। एक्चुअली स्ट्रिंग आपका प्लेस नहीं चेंज कर रहा, इट इज जस्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। स्ट्रेट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उसकी वजह से आपको ऐसा वेव देखने को मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं, करके हमें जरूर बताइएगा कि ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा। आगे चलते हैं सर, हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सर ट्रांसवर्स वेव में जैसा था कि पार्टिकल्स वर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेसेस, दे वर जस्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। अब longitudinal wave में क्या होता है कि particles actually move from their places and travels in the direction of wave। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे साउंड है इन जनरल इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। अभी मैंने बात की, अभी मैंने कुछ वर्ड्स बोले, तो सर यहाँ पे क्या होंगे कि ये पार्टिकल्स जो होंगे आगे मूव करेंगे, कंप्रेस होंगे एंड देन आगे बढ़ जाएंगे, है ना, एंड देन पीछे वाले पार्टिकल्स अगेन आएंगे, कंप्रेस होंगे एंड देन वो आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं पढ़ते हैं। सर अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज अ वेव वेयर द पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जांपल के तौर पे इफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज गिवन जब along its length the longitudinal wave is produced in sound is called longitudinal wave कहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं कह रहा हूँ कुछ बातें बोल रहा हूँ तो ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आगे मूव करके क्या हो रहे हैं, आपस में कंप्रेस हो रहे हैं। तो इस वाले रीजन को जहां पर पार्टिकल्स कंप्रेस हो जा रहे हैं उस रीजन को कहते हैं कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल्स फैल जाते हैं, जैसे मैंने जैसे बात बोला हेलो, एक पार्टिकल कंप्रेस हुआ फिर आगे बढ़ा, यानी कि दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन एंड अगेन रेयरफैक्शन होगा, उसे लिखेंगे क्या, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन और ऐसे ही करके साउंड वेव आगे चलता है। देखते हैं कंप्रेशन। अच्छा आपको एक बात भी ध्यान रखनी है, सर कंप्रेशन की जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी क्या होगा सर, हाई होगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा सर, लो होगा। डेंसिटी क्या होगा बच्चों, लो होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सर, कंप्रेशन इज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर, यहाँ पे फर्दर अपार्ट होते हैं। समझ को याद रखिए, इस ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलरली एंड इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स आर मूविंग पैरेलल। एग्जांपल देख लीजिए सर, साउंड वेव्स है, स्लिंकी है, सेसमिक पी वेव्स भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं कि सर स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया होता है, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर साउंड का स्पीड एयर में कुछ अलग होता है, वाटर में कुछ अलग होता है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर भी अलग होता है। तो उसी को हमें ध्यान से देखना है कि सर स्पीड ऑफ साउंड इस वाले फॉर्म में डिफाइन करता है। सर फॉर्मूला है v equals to root over e by rho। अब e क्या है सर, e is the modulus of elasticity, the modulus of elasticity is Young's modulus divided by density of the medium, divided by density of the medium। अब ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे फॉर्मूले से पूछ लेगा सवाल, है ना। अब सर यंग मॉड्यूलस नहीं समझ में आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है, कोई बात है ना, फॉर्मूला याद रखिए एंड देन ये जो बातें मैं बता रहा हूं उसे याद रखिए तो आपका काम हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम क्या है सर,
साउंड के अंदर हाईएस्ट, सॉरी सॉलिड के अंदर हाईएस्ट होता है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है और गैस के अंदर लोएस्ट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे चलते हैं पढ़ते हैं सर what are the other things, what are the other discoveries that has been made। मतलब जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जब न्यूटन पढ़ रहे हैं तो न्यूटन का assumption था कि स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो गैस के अंदर ट्रैवल करता है। तो ये कैसा चेंज है सर? ये आइसोथर्मल चेंज। अब आइसोथर्मल चेंज क्या होगा ऐसे? अब लैप्लेस ने कहा कि सर भाई ये एडियाबैटिक चेंज है। आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से सर v इक्वल्स टू रूट ओवर p बाय रूट और लैप्लेस के हिसाब से सर v इक्वल्स टू रूट ओवर गामा p बाय रूट। अब ये सारे चीजें गामा पी रो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसे छोटा वर्जन हम लेकर के आए जहां पर आप बस इन तीन चार चीजों को समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि हम आपको सिखा तो रहे हैं फिजिक्स पर आसान तरीके से, ऐसे तरीके से कि भाई आप एग्जाम में पूरा तोड़ करके आओगे। तो देखिए क्या फैक्टर्स है सर? पहला फैक्टर है डेंसिटी, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी और लास्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूला है v इक्वल टू रूट ओवर गामा इनटू p बाय रो। सर गामा इनटू p बाय रो, p क्या है सर? प्रेशर। अब देखिए फॉर्मूले के अंदर प्रेशर है पर हमने जो फैक्टर्स बनाए उसके अंदर प्रेशर नहीं। तो अगर कभी भी कोई पूछ ले, आज तक हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर कभी भी कोई पूछ ले कि सर प्रेशर आपके फॉर्मूले में है बट प्रेशर आपके फैक्टर्स में नहीं है, क्यों? क्योंकि सर प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो जो है, प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो आएगा यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए सर प्रेशर इज नॉट अ फैक्टर, प्रेशर इज नॉट अ फैक्टर। केवल आपको ये चारों चीजें करनी है। तो चलिए इन चारों चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो सर पहला था इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। देखिए आपको की पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, बस की पॉइंट पढ़ेंगे आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। सर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या की पॉइंट आप देखेंगे कि अगर हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगा, डेंसिटी को कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बस ये आपसे बात है। जो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, तो आपको लिख के आना कि डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। कैसे? डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड कम होगा, डेंसिटी कम करने से स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सर डेंसिटी कम होगा और अगर डेंसिटी कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। एक से रिलेशन है दूसरे का, याद रखिएगा बच्चों, डेंसिटी वाला और टेंपरेचर वाला नाम। ठीक है, एकदम समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों कि हाँ समझ में आया तो लिखना है हाँ सर। चलिए इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत आसानी से बता रखा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। सर जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, है ना? जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए हमने लिखा है ड्राई एयर है मतलब लेस मॉइस्चर है, लेस मॉइस्चर की वजह से हायर डेंसिटी है, हायर डेंसिटी से स्पीड जो है कम होता है। यानी कि ड्राई एयर से लोअर स्पीड और ह्यूमिड एयर से हायर स्पीड होता है। यहाँ रखिए सर इफेक्ट ऑफ विंड आ जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ विंड बहुत सिंपल है सर। अगर आप विंड के डायरेक्शन में अपना कोई बात बोल रहे हो, विंड के डायरेक्शन में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड बढ़ जा रहा है, और विंड के ऑपोजिट कोई बात बोलते तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं बाइक के ऊपर और आप पीछे से बता रहे हो कि हेलो हाँ दोस्त ऐसा वैसा, तो आपका दोस्त नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि आपकी साउंड का प्रोपोगेशन और विंड का प्रोपोगेशन क्या है? उल्टा होता है। क्या होता है? जो उल्टा होता है। आई होप आपको सारे फैक्टर्स चार फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्लियर है मस्त सा डिफरेंस बिटवीन लाइट का वेव एंड बिटवीन साउंड का वेव। तो सर पहला डिफरेंस है लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और साउंड में होता है साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव होता है। यानी कि ये है सर नॉन मैकेनिकल वेव, ये है मैकेनिकल वेव। दूसरा है सर लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड एज कंपेयर्ड टू लाइट कम होता है। लाइट जो है always travels in the form of transverse wave, और हम लोग बात करें साउंड तो जनरली लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ट्रैवल करता है। आगे चलिए सर सोर्स तो सर सन बल्ब लेजर स्टार्स एंड देन वॉइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाउड स्पीकर थंडर, ये सारे सोर्सेस हैं साउंड वेव। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सर तो रेडियो वेव गामा वेव भी हमें दिखाई नहीं देते। और अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर रेंज ऑफ साउंड का द ऑडिबल रेंज मैंने आपको बता रखा है, इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये पॉइंट्स याद करके रखिए। फिर आपको 6 पॉइंट्स दिए, एग्जाम में 3 पूछता है, तुम 5 लिख करके आना, हमने आपको 6 बता दिए, है ना? तो मजा आ जाएगा, एकदम लिख करके आएंगे बच्चों। आगे चलते हैं डिफरेंस ऑफ अगर हमने समझ लिया तो यहाँ पर एक सम्स भी बना कर दिखाओ। ये आईसीएसई 2018 में आया है। इसे तुम फटाफट पॉज करो, वीडियो को पॉज कर दो, स्टॉप कर दो और ये सम्स बना करके दिखाओ। चलो फटाफट। तो चलिए होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब अपना आंसर मेरे से मैच करो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और हालांकि ये कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू साउंड वेव्स ए एंड बी ट्रैवलिंग इन अ मीडियम एज शोन इन द फिगर डायग्राम। तो सर ये वेव ए है और ये वेव बी है ना। अपने को क्या करना है सर, स्टडी द टू साउंड वेव्स एंड कंपेयर देयर एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड कंपेयर करना है, वेवलेंथ कंपेयर करना है। तो अगर मैं लिखूं सर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए, अगर मैं लिखूं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? अरे यार मिठी है ये। चलिए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या? तो देखिए सर ये है वेव ए, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था 20 सेंटीमीटर का,
और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर। इसको कंपेयर करना है, यानी कि रेशियो निकालना है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज टू एम्पलीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो जाएगा सर 20/10 व्हिच इज 2:1, 2:1। होपफुली क्लियर होगा, इजी आपका आंसर आया होगा। नंबर 2 देखते हैं सर वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ देखें सर, यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं दे रखा, पर आप अपना दिमाग लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं लैम्डा ऑफ ए और लैम्डा ऑफ बी, तो अगर आप देखेंगे कि सर वेव यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म होता है ना, यानी कि इसको अगर आप 1 कि सर ये कितना 1 है, तो सर ये देखो वेव भी यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि 2 वेव ए के बराबर एक वेव बी है। तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ, और इसको हम लोग अगर कंपेयर करें तो लैम्डा ए इज टू लैम्डा बी विल बी 1:2, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। दैट्स योर फाइनल आंसर। होपफुली सही आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग और आगे भी टॉपिक्स पढ़ते हैं। इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पढ़ लिया। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो सर पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो, स्पीड ऑफ साउंड दोनों केसेस में सेम होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम हो, सर स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा। एग्जाम में ये वाला टॉपिक जो बहुत फेवरेट होता है उन लोगों का, उनको कहना है, बोर्ड वालों को कहना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, को आपने पढ़ा है, व्हाट आर नॉट affecting, what are the factors which are not affecting the speed of gas, वो भी आपको पढ़ना है। तो बच्चों अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? The angle of incidence and the angle of reflection is equal. The incident ray, the reflected ray and the normal lies on the same plane. Lies on the same plane with the दो नियम है, आपके दो लॉज है, दोनों आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक which is echo। कि भाई जब भी आप देखोगे साउंड से क्वेश्चन आता है तो दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक तो भाई आप बताओ कि किस टाइप का साउंड है, नेचुरल, डैम, रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है या फिर एको से क्वेश्चन आता है। तो एको क्या होता है सर? जैसे देखिए हमारा प्यारा सा बच्चा है चिल्टू ने कुछ बोला कि मुझे फिजिक्स नहीं पसंद, उसने कहा कि मुझे फिजिक्स नहीं पसंद, तो सर ये साउंड गया वॉल से लगा एंड वापस आया, तो सर ये वापस साउंड आकर के अगर चिल्टू को सुनाई देता है तब हम कहेंगे कि एको क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ बच्चों? एको क्रिएट हुआ है। देखते हैं सर एको का डेफिनेशन क्या है। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, then was after the original sound has ceased, it is called echo। तो सर साउंड मैंने क्रिएट किया, वो साउंड गया किसी दीवार से, किसी बड़े से ऑब्जेक्ट से टकराया, टकराने के बाद वापस आया और मुझे वो साउंड सुनाई दिया, तो हम कहेंगे कि सर एको क्रिएट हुआ है, एको क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो सर एको कब क्रिएट होगा? जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में टाइम का गैप है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों क्या होगा कि अभी एको क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे आसपास की जो वॉल्स है वो उतने दूर नहीं, मतलब साउंड वेव जाया और तुरंत आ गया, मतलब देयर इज नो टाइम गैप। अगर टाइम गैप नहीं है तो एको सुनाई नहीं देगा, तो एको सुनाई नहीं देगा। आगे चलते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं कि सर एको कब सुनाई देगा। व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशन फॉर हियरिंग एंड स्पीच। व्हाट आर द कंडीशंस? तो पहला है कि भाई हमारे कान जो है ना, या हमारा दिमाग जो है ना, वो थोड़ा सा कमजोर है। तुम्हारा और ज्यादा कमजोर होगा, पर इन जनरल ह्यूमंस के जो कान होते हैं या ह्यूमंस के जो दिमाग होता है थोड़ा सा कमजोर होता है। मतलब कि अगर मैं आपको 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1/10 ऑफ अ सेकेंड से पहले अगर दो साउंड सुनाऊं या दो बातें अलग अलग बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि एक साउंड और दूसरे साउंड के बीच का डिस्टेंस अगर 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड से कम होता है तो आपको दूसरा साउंड नहीं समझ में आएगा। इसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और यही कंसेप्ट यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है कि सर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो टाइम गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी आपको चीजें सुनाई देगी। अब देखते हैं सर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वॉल। जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वॉल के बीच में या फिर रिफ्लेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो सर साउंड वेव जाएगा और वापस आएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। अगर ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2d। टाइम लग गया मान लीजिए 0.1 सेकेंड, क्योंकि इससे कम, इससे पहले अगर साउंड वेव आता है तो आपको सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो अगर मैं यहां से निकालूं डिस्टेंस तो ये आ जाएगा v into t by t। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होता है इन जनरली 340 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय t, इट इज 17 मीटर। सो क्लास the minimum distance required between the source and the reflector is 17 meter। 17 मीटर से कम होगा तो आवाज सुनाई नहीं देगी, है ना। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। इसी बात को हमने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया, 17 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं हमारे टर्म्स, एक और ये सब फटाफट बनाएंगे। उसको क्या लिखा है? A man stands 25 meter away from a wall, produces a sound and receives the reflected sound. Calculate the time after which we receive the reflected sound if the speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। सर बड़ा सिंपल है, अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अपने को पता है v इक्वल्स टू 2d बाई t होता है, तो t इक्वल्स टू हो जाना चाहिए आपका
2d by d, 2 into d का वैल्यू है 25, टाइम का वैल्यू सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू 350 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 350, 0 से 0 खत्म, दिस इज 1/7 सेकंड्स, या इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.14 सेकंड्स। आगे बोला विद द मैन बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको, तो सर क्या आदमी ये जो व्यक्ति है उसको एको सुनाई देगा? तो यस सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0.1 सेकंड, द टाइम इज ग्रेटर देन 0.1 सेकंड, तो उस आदमी को आवाज सुनाई देगा, यानी एको सुनाई दे। आगे चलते हैं और हमने दूसरा फंक्शन भी लाए। सर ये हमारा दूसरा फंक्शन क्या है? रोहन conduct experiments on echo in different media. He observed that a minimum distance of x meter is required for the echo to be heard in oxygen and y meter in benzene. Compare x and y. Justify your answer. Given क्या है? Speed of sound in oxygen, speed of sound in benzene. तो क्या करना है सर? अपने डिस्टेंस निकालने हैं in oxygen and in benzene. तो अपने को पता है सर v equals to 2d by t होता है, तो d निकालना है आपको, which is 2 into v into t by 2। अगर हम बात करें डिस्टेंस इन ऑक्सीजन तो कितना आएगा बाबू? ये आ जाएगा हमारे पास 340, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 350, टाइम आपको लगना चाहिए बच्चा 0.1 सेकंड, एंड इसको सॉल्व करेंगे बाबू आएगा 70 मीटर। डिस्टेंस इन बेंजीन निकालेगा तो ये आ जाएगा सर 200 into 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो सर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर्स। क्या आ गया सर? 10 मीटर्स। x का वैल्यू हो गया 17 मीटर, इसका हो गया 10 मीटर, सो x इज ग्रेटर देन y, राइट? इस बात को आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सर क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी कितना है सर? 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसको हमने मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करें तो इट इज 1500 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं इन 14 सेकंड्स, तो टाइम कितना सर? 14 सेकंड्स। क्या करना है अपने को? अपने को निकालना है कि टाइम नहीं सर, अपने को डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगा 1.00 और 14 सेकंड्स। तो चलिए डिस्टेंस निकालने में आपको पता है v इज इक्वल 2d by t होता है, तो यहाँ पे अगर आप v निकालो तो इट विल बिकम v to t by 2, v का वैल्यू है 1500, t का वैल्यू है 14 by 2, खत्म ये 7, इसको करेंगे 10500 मीटर्स, फिर डिस्टेंस आ गया 10500 मीटर। होपफुली ये सम्स भी आपने राइट से बनाया होगा। आगे चलते हैं, 2-3 टॉपिक और हमारे पास वो पढ़ करके फर्स्ट पार्ट को चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो सर नेक्स्ट टॉपिक रिवाइब्रेशंस, रिवाइब्रेशंस भी बोलते हैं, रिवर्बरेशन भी बोलते हैं। तो सर व्हाट इज रिवर्बरेशन और रिवर्बरेशन? अब देखो कि अगर साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, क्या हो जाए? मल्टीपल टाइम्स साउंड रिफ्लेक्ट करे, तब साउंड किसी के कमरे में या किसी की जगह पे रुक जाता है, ऐसा लगता है कि वो साउंड वहीं पे रुक गया है। किसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि द साउंड आर परसिस्टिंग इन अ प्लेस। तो सर यही है कि अगर साउंड बार बार एक ही जगह पे वाइब्रेट बार बार रिफ्लेक्ट होता है, इस फेनोमेनन को रिवर्बरेशंस कहते हैं। देखो अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग वॉल will persist by repeated reflection from the walls and until it is reduced to a volume where it is no longer audible. The repeated reflection that results in persistence of sound is called reverberations. Definition याद रखिए, कहाँ यूज होता है वो याद रखिए, तो आपका काम बन जाए। अब देखते हैं सर एको का कहाँ इस्तेमाल होता है? सर एको का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, मेनली साउंड रेंजिंग और एको डेप्थ साउंडिंग के अंदर एको का इस्तेमाल होता है। अब एको के अंदर जो लोग साउंड वेव इस्तेमाल करते हैं वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग ऑडिबल साउंड वेव का या इंफ्रासोनिक साउंड वेव का क्यों नहीं यूज करते? व्हाई डू वी यूज अल्ट्रासोनिक साउंड? तो सर आंसर आपका है कि अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस अनडिविएटेड। तो सर लंबी लंबी दूरी चला जाता है विदाउट एनी डिविएशन, यानी अपने पाथ को चेंज किए बिना ट्रैवल कर सकता है। सर अल्ट्रासोनिक साउंड नैनो बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड इजीली किसी भी मटेरियल में एब्सॉर्ब नहीं होता है। ये सब चीज अल्ट्रासोनिक साउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे नॉर्मल यानी ऑडिबल रेंज में नहीं आते। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि भाई हमने आपको क्लास के शुरू में बता दिया था कि भाई बैग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को एको लोकेशन के लिए। यही बात ना लिखते हैं सर, साउंड रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं सर। बैग अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, वो जाता है ऑब्स्टिकल पे लड़ता है एंड देन वापस आता है। तो इससे बैग को समझ में आता है सर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है और कोलिजन से बचा सकता है। सेम तरीका इस्तेमाल करता है डॉल्फिन, सेम तरीका यूज होता है हमारे शिप में। हमारे फिशरमैन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई फिश कहां पर, फिश प्रेडिकेटर इस तरीके का होता है। आगे देखते हैं सर सोनार क्या? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को हम कहते हैं सोनार, है ना। इसमें भी सेम तरीका हो रहा है सर, हम लोग शिप से
अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, उससे नीचे कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दूसरा शिप हो, या एनिमी के कोई सबमरीन हो, उससे टकराता है, वापस आता है। हम लोग एको वाले फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं सोनार। सेम कंसेप्ट है रेडार में भी होता है। सर रेडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। सोनार में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोनार में अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडार के अंदर हम लोग रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। लास्ट आता है एकदम लास्ट की एको का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होता है। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी और एकोकार्डियोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में आप अपने जो ऑर्गन्स हैं उनके इमेज क्रिएट करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी में हम लोग अपने हार्ट के इमेज का क्रिएशन करते हैं ऑफ साउंड वेव्स। और यही पर होता है तो फर्स्ट पार्ट होगा चैप्टर खत्म। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड चैप्टर। और ये पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये पढ़ने के बाद आर यू फीलिंग दैट योर एग्जाम रेडी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना नेक्स्ट पार्ट। और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।